Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today our topic of discussion is shell model. As you know, we are discussing the series of nuclear models, and the second model is shell model. Before going into detail of shell model, first we know some merits and then demerits of liquid draw model. As you know, we have already discussed about the discussed in detail about liquid draw model. लिक्विड ड्रॉ मॉडल की मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि क्या किसी और मॉडल की जरूरत थी, यानी हमने शेल मॉडल जो है उसकी तरफ क्यों गए हैं, क्या इसकी मेरिट्स काफ़ी नहीं थी या फिर इसकी डीमेरिट्स इतनी ज़्यादा थी कि हमें शेल एक और मॉडल की तरफ जाना पड़ा। तो पहले हम लिक्विड ड्रॉ मॉडल की मेरिट्स पे बात करते हैं। तो आपको पता है कि लिक्विड ड्रॉ मॉडल क्लासिकल मॉडल है, ये सिंपल है, आसानी से समझ आता है, और ये इसका जो सबसे अहम फीचर है, ये न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी को अच्छा एक्सप्लेन करता है। और आपको पता है कि इसमें वो सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला है, उस फार्मूले की मदद से हम बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। और बाजार तो ऐसे लगता है कि सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन उस बाइंडिंग एनर्जी से फिर बहुत सारे पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत से फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे आप लोग देखें, हमने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट किया, उससे हमें न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी का पता चल गया। तो ये इसका एक मेरिट है कि हम इससे बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करके किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का पता चलाते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी, ना सिर्फ हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि आप अगर कोई भी नया एलिमेंट सिंथेसाइज करते हो लेबोरेटरी में और उसमें आपको न्यूक्लियन का पता है, तो न्यूक्लियंस को यूज उनकी उनकी उनके नंबर्स, उनकी तादाद को इस्तेमाल करते हुए आप उस नए एलिमेंट के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट भी कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कितनी उसके पास एनर्जी है, और वो कितनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, और कितनी एनर्जी अवेलेबल है फॉर कंजप्शन ऑफ फॉर दैट न्यूक्लियस, दैट सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियस। तो ये भी इसके मेरिट में आता है। आप लोग बाइंडिंग एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए रेडिएक्टिव फिनोमेनन को इस्तेमाल कर को एक्सप्लेन किया जा सकता है। और फिर सिर्फ आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी, नेचुरल रेडिएक्टिविटी नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस लिक्विड ड्रॉ मॉडल। लिक्विड ड्रॉ मॉडल जो है, ये बाइंडिंग एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी कोई न्यूक्लियर के फिशन और फ्यूजन प्रोसेस, वो भी तो एनर्जी पर बेस करते हैं, तो उनको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द, और उनको अंडरस्टैंड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल। बाइंडिंग एनर्जी, लिक्विड ड्रॉ मॉडल का एक और अहम मेरिट ये है कि हम इससे किसी भी एलिमेंट, किसी भी न्यूक्लियस के मैस डिफेक्ट का पता चला सकते हैं। देखो, आपको बाइंडिंग एनर्जी का पता चल गया, तो बाइंडिंग एनर्जी से मैच डिफेक्ट को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। यू नो, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और डेल्टा एम आप लोग बड़ी आसानी से बाइंडिंग एनर्जी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें मैच डिफेक्ट का भी पता चल सकता है कि इसके बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन और आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें कितना मैच का डिफेक्ट आएगा। और फिर आप अगर आप बाइंडिंग एनर्जी, सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूले को देखें, तो उस फार्मूले में आपको पता है उस फार्मूले में बाइंडिंग एनर्जी एक अननोन है, और फिर ए यानी कि एटॉमिक मास अननोन है। इन दोनों, बाकी तो सारे कांस्टेंट्स हैं। और अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी का पता चल जाए, तो फिर आप ए को यानी कि एटॉमिक मास का पता चला सकते हैं। तो ये भी एक लिक्विड मॉडल का के मेरिट्स में आता है कि आप किसी भी न्यूक्लियस के एटॉमिक मास का पता चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो ये सारी मेरिट्स हैं लिक्विड ड्रॉ मॉडल की। अगर हम इसको कलेक्टिवली देखें इन मेरिट्स को, तो इन मेरिट्स में मेन लिक्विड ड्रॉ मॉडल का जो मेरिट है, वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, जो सेमी एम्पिरिकल फार्मूले से काफी हद तक प्रिसाइजली कैलकुलेट होती है। लेकिन आगे बाहर तो ऐसे लग रहा है कि ये बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की है, लेकिन उस बाइंडिंग एनर्जी से फिर आगे बहुत से फिनोमेना को एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसा कि रेडियोएक्टिविटी, फिशन फ्यूजन प्रोसेस, और फिर इसके अलावा एटॉमिक मैसेज को की कैलकुलेशन और स्टेबिलिटी। तो इन चीज़ों का पता चल सकता है। हम अगर इसकी लिमिटेशंस की तरफ आए, क्या इसकी कोई लिमिटेशंस भी हैं, और अगर वो लिमिटेशंस हैं तो क्या
इतनी ज्यादा है कि हमें उन लिमिटेशन या इतनी इंपॉर्टेंट वो चीजें थी कि हम उनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और मॉडल की तरफ गए हैं। तो लिमिटेशंस को देखते हैं पहले। आपको ये तो पता है कि न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को या एक न्यूक्लियस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है आप लोगों ने, तो उसके लिए आपको क्वांटम मैकेनिकली उसे हैंडल करना होगा। लेकिन लिक्विड मॉडल चूंकि क्लासिकल मॉडल है, सो ये क्वांटम मैकेनिकली डील नहीं करता, और ये इसका एक ड्रॉबैक है। ये एक बहुत अहम ड्रॉबैक है। इसलिए हमें किसी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जरूरत थी इसको, न्यूक्लियस को या न्यूक्लियाई को अंडरस्टैंड करने के लिए। दूसरा अगर हम देखें, इसके एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व को देखें तो आपको पता है उसमें उस कर्व पर डिफरेंट पीक्स एग्जिस्ट करती हैं, बम्प्स हैं, और उन पीक्स पर जो एलिमेंट्स हैं या जो न्यूक्लियाई हैं, उन न्यूक्लियाई के अगर हम देखें तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी अब्रप्टली बढ़ जाती है, और वो बाइंडिंग एनर्जी उसके उन पीक्स पर मौजूद न्यूक्लियाई के नेबर्स के हिसाब से ज्यादा होती है। तो ये एनर्जी ज्यादा क्यों है, उसको लिक्विड ड्रॉ मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि अगर आप लिक्विड ड्रॉ मॉडल की मदद से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करें और ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको ग्राफ स्मूथ मिलेगा। इस तरह उनमें पीक्स नजर नहीं आएंगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सॉरी, जो सेमी इंपिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला है वो तो हमें स्मूथ, जैसे जैसे ए इंक्रीज होता जाएगा तो हमें बाइंडिंग एनर्जी की स्मूथ वैल्यू देगा। तो इस तरह पीक्स जो हैं वो बाइंडिंग एनर्जी, सेमी इंपिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूले से अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करें तो वो नहीं आएंगे। इसका मतलब है लिक्विड ड्रॉ मॉडल का ये एक ड्रॉबैक है कि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में जो डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और ये डिसकंटिन्यूटीज की रीजन, और रीजन के अलावा मैजिक नंबर भी रीजन है। यानी आप ये समझ लें कि मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर क्या है इनकी डिटेल तो हम अभी देखते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो पीक्स पर मौजूद न्यूक्ली हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व में, उनमें ज्यादातर वो न्यूक्ली हैं जिनके अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो मैजिक है। और लिक्विड ड्रॉ मॉडल उन मैजिक नंबर्स को एक्सप्लेन नहीं करता। और सिर्फ ये खास तौर पर अगर किसी किसी भी न्यूक्लियस में कोई भी न्यूक्लियस डबली मैजिक नंबर रखता है, यानी उसमें प्रोटॉन की तादाद भी मैजिक नंबर के हिसाब से है और न्यूट्रॉन की तादाद भी मैजिक नंबर के हिसाब से है, तो उनको हम कहते हैं डबली मैजिक नंबर। तो ये मैजिक नंबर, ये इन मैजिक डबली मैजिक नंबर्स वाले स्पेशली जो न्यूक्लियाई उनको एक्सप्लेन, उनकी बाइंडिंग एनर्जी को या उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। मसलन आप देखें टिन जो है ये इसका एटॉमिक नंबर 50 है और एटॉमिक मास 132। और अगर हम इसको देखें तो इसके इसमें टिन में प्रोटॉन की तादाद जो है वो 50 है और 50 एक मैजिक नंबर है। अब ये मैजिक नंबर क्या है और ये 50 मैजिक, इनको हम आगे देखते हैं। और 132 में से अगर 50 माइनस करते हैं तो 82 आंसर आता है। 82 मैजिक नंबर है, इसका मतलब है टिन में प्रोटॉन भी मैजिक नंबर के मुताबिक हैं और न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर के इक्वल है। सो ये टिन जो है ये डबली मैजिक नंबर रखता है। और अगर हम लिक्विड ड्रॉ मॉडल के मुताबिक इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करें तो वो आती है 1084 MeV, जबकि मेजर्ड वैल्यू जो है इसकी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू वो 1110 MeV है। तो देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, लिक्विड ड्रॉ मॉडल की मदद से इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है ये मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियाई की, स्पेशली डबली मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियाई की, एक तो स्टेबिलिटी को अच्छा एक्सप्लेन, ना उनकी बाइंडिंग एनर्जी को एग्जैक्टली कैलकुलेट करता है और ना ही उनकी स्टेबिलिटी को सही एक्सप्लेन करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके अलावा अगर हम लाइटर न्यूक्लियाई की तरफ आए तो लाइटर न्यूक्लियाई को ये सक्सेसफुली इंटरप्रेट नहीं कर सकता। वजह यह है कि लाइटर न्यूक्लियाई जो है उसमें न्यूट्रॉन की तादाद कम है और कम तादाद होने की वजह से उसकी बाइंडिंग एनर्जी, सेमी इंपिरिकल फार्मूले से जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी और फिर इसके अलावा उसके जो डिफरेंट टर्म्स हैं, सरफेस टर्म है, फिर कूलम रिपल्शन टर्म है और बाकी पेयरिंग टर्म, और सारी उन उन अगर टर्म्स को देखें तो वो लाइटर न्यूक्लियाई के लिए एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता जाता है एज कंपेयर टू हैवियर न्यूक्लियाई। सो
ये लाइटर न्यूक्लियर के लिए उनकी एनर्जी को और उनकी ब्रेकिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो ये भी इसकी लिमिटेशंस में आता है। और क्वांटम मैकेनिकल होने की वजह, क्लासिकल मॉडल होने की वजह से जो न्यूक्लियस की डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जैसा मैग्नेटिक मूवमेंट है या फिर न्यूक्लियर स्पिन, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं या फिर जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो इस मॉडल से इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम पैरामीटर्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो अगर हम लिमिटेशंस की तरफ देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े ड्रॉबैक हैं लिक्विड ड्रॉ मॉडल में, और इन ड्रॉबैक को ओवरकम करना और इन्हें फाइंड आउट करना ज़रूरी था, इनकी रीजंस को फाइंड आउट करना ज़रूरत है। सो हमें एक नए मॉडल की ज़रूरत थी, और वो फिर नया मॉडल शेल मॉडल है जिसकी तरफ हम चलेंगे। लेकिन शेल मॉडल की तरफ जाने से पहले हमें मैजिक नंबर्स को देखना होगा, जिससे हमें शेल मॉडल की इंपॉर्टेंस जो है और अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगी। तो मैजिक नंबर्स क्या है, आपको पता होना चाहिए। मैजिक नंबर्स, ये जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये नंबर्स ही होंगे कोई, और ये नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? 2, 8, 20, 50, 82 और 126। ये सारे नंबर्स, इन नंबर्स को हम कहते हैं मैजिक नंबर्स। असल में मैजिक नंबर इसलिए कहते हैं कि जब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद या न्यूट्रॉन की तादाद या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद इन मैजिक नंबर्स के बराबर आ जाए, यानी प्रोटॉन की तादाद अकेली मैजिक नंबर के में किसी नंबर के बराबर आ जाए, या फिर न्यूट्रॉन की तादाद इन मैजिक नंबर में किसी नंबर के बराबर आ जाए, या फिर प्रोटॉन की भी और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद इन मैजिक नंबर्स के बराबर आ जाए, तो उससे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम इनको कहते हैं मैजिक नंबर। रीजन आगे हम देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे रीजन भी देखेंगे क्यों ऐसा होता है, लेकिन इनकी बाइंडिंग एनर्जी और फिर स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो हम इसलिए इन नंबर्स को कहते हैं मैजिक नंबर्स। और इन नंबर्स को आइडेंटिफाई किया था 1948 में मारिया मायर ने। और इन मैजिक नंबर्स को हम बिल्कुल ऐसे ही ले सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैजिक नंबर जो है, न्यूक्लियर मैजिक नंबर तो ये है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन की तादाद तो ये आ जाए। लेकिन अगर अगर एटम के अंदर, अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो मैजिक, वो आपको पता है नोबल गैसेस वाली हो जाए, तो फिर हम उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मैजिक नंबर कहेंगे। मतलब आपको पता है नोबल गैसेस ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स, अदर एटम्स। तो ये स्टेबल होने की वजह ये है कि इनके आउटरमोस्ट शेल फील्ड है। तो शायद मैजिक नंबर में भी जो न्यूक्लियर स्टेट्स होती हैं, आउटर मोस्ट स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट, वो भी फील्ड हो जाती हैं इन नंबर्स पर जाकर। इसलिए ये न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं इन मैजिक नंबर रखने वाले न्यूक्लियॉन्स के न्यूक्लियाई। तो आप शायद इसको समझ गए हैं, समझ गए होंगे।